के ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। बोलिए, ठीक है, ऑडियो वगैरह सब क्लियर है। चलो तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में सबसे पहले तो बताता हूं कि कुछ क्वेश्चन मैं ट्रायंगल के कराने वाला हूं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आज की क्लास में सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी जब पढ़ोगे तो आपके सामने और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है फिर हम लोग कवर कर पाएंगे। अभी हो क्या रहा है कि सिर्फ मैं ट्रायंगल ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, तो बाउंडेशन ये आ रही है कि जब तक किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सर्कल की प्रॉपर्टी भी लगती है और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लगती है, तो वहां पर हम रुक जा रहे हैं अभी। ठीक है, बाकी हाँ, वो जो क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन था वो मैंने क्रॉस चेक किया था, एक्चुअली वो क्वेश्चन रॉन्ग था यार। ठीक है, जिस वजह से वो क्वेश्चन जो है मैंने कई जगह उस क्वेश्चन को ट्राई किया, देखा भी, तो वो क्वेश्चन गलत था, है ना। कल का क्वेश्चन रह गया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप हटा देना, वो गलत क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि अगर आपने भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर कहानी ये चल रही थी, है ना। उस क्वेश्चन में कहानी ये चल रही थी कि मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूं कि उस क्वेश्चन में कहानी क्या चल रही थी, जिसको निकालना बिल्कुल एकदम ये है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, उस ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, एडी उसकी मीडियन है और ई उसका मिड पॉइंट है और जी उसका सेंट्रोइड है। तो ये अगर 1 था तो ये 0.5 आ गया था और ये 1.5 आ गया था। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया में रिलेशन नहीं बन रहा था, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने देखा। ठीक है ना, हाँ वो क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, इसलिए इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, इसलिए इस चीज को यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो उस क्वेश्चन को मैं आते ही सॉल्व करा देता आपको। ठीक है, चलो तो अब है ना, हाँ उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती होगी। ठीक है, क्या पता कुछ और पूछना चाह रहा होगा। ठीक है, तो वो कुछ गलत टाइप हो गया इस वजह से। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक बार इस क्वेश्चन को देखें आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा और फिर किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है। ठीक है, डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के ट्रायंगल एबीसी के, और एक लाइन जो है ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए मीट बीसी, एक लाइन ए ड्रॉ करते हैं जो बीसी को मीट करती है कहां पर, एच पर, और डी को काटती है के पर। तो आपको बताना है ए के से लेकर के एच का रेशो, ए के से लेकर के एच का रेशो बताना है आपको। बताइए, चलिए कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हैं। इसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है कई बार। देखो, आपको ये बात समझनी है कि सर अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। भाई आप मुझे बताइए, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है, तो जितना ए के होगा उतना ही के एच होगा। अगर डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, अगर डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, तो जितना रेशो ए के का है उतना ही रेशो के एच का बनेगा। ये सीधा सीधा रेशो 1:1 का हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं आप लोग। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल बीच का बिंदु। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहां पर इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको, लैडर प्रॉब्लम। इसे बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। इसमें एक लैडर तो ये रही सीडी, एक सीडी ये रही और एक सीडी ये रही। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे। देखो यहां पर 3 लैडर बनती है, 1 2 3, और इन 3 लैडर के बीच में एक रिलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं रिलेशन आपको बता दूं, रिलेशन होता है कि सर जो 1 अपॉन में पीक्यू है, जो बीच वाली लैडर है, वो 1 अपॉन में एबी प्लस 1 अपॉन में सीडी होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है जी, इसको याद रखना है आपको। करिए फटाफट से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 अपॉन पीक्यू बराबर 1 अपॉन एबी और 1 अपॉन सीडी। बोलिए, तो क्या करेंगे सर। देखो आपको बोला गया इस क्वेश्चन में, आपको बोला गया कि एबी कितना है, एबी है 12, एबी 12 है, और सीडी कितना है 18, सीडी 18 है, और एसी कितना है 6। तो इस एसी का कोई यूज नहीं है, पता है आपको। जब आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी है, तो आप इस क्वेश्चन में पीक्यू की लेंथ को निकालने के लिए 1 अपॉन पीक्यू, ये हो जाएगा 1/12 और 1/18। एलसीएम बनेगा 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, यानी कि 5/36। तो अगर 1/पीक्यू 5/36 है, तो पीक्यू का मान क्या बनेगा, 36/5 बनेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें देखो, जितनी भी क्लास में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उन क्लास में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने आ गया है। ठीक है दोस्तों, सभी को बात समझ में आ गई। बोलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अभी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी भी कराऊंगा आज की, और ज्योमेट्री के अंदर सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ा के जाऊंगा आज आपको। बताइए बताइए बताइए, शाबाश। इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर बनेगा। सिमिलरिटी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इसका यूज करेंगे सिमिलरिटी का। अब आपको क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले डायग्राम देखो। डायग्राम में कह रहा है बी ए सी, यानी कि बी ए सी, ये जो एंगल है ये वाला, वो बराबर है बी सी डी के, इस एंगल के बराबर। यानी कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा बनेगा। ठीक है ना। अब मेरी बात समझो कि अगर मैंने बोला सर बी ए सी बराबर बी सी डी, तो ये जो बी एंगल है ये दोनों में कॉमन एंगल है कि नहीं है, ये दोनों में कॉमन है। अब अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्फा अल्फा, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि जितना एंगल ये वाला है बीटा, ठीक है,
ठीक है जितने देखो इसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना भाई, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। अब आपने बोला कि सर बिल्कुल दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर बराबर हो गए और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो आप ये बोलेंगे यहां पर सीधी सी बात है कि सर जो एंगल आपके पास है, यानी कि जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है आपके पास कौन सा, बी ए, ये लो बी ए सी, जो ट्रायंगल है बी ए सी वो सिमिलर है ट्रायंगल बी सी डी के, ठीक है, बी सी डी के सिमिलर है ना भाई। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही होगा। अब यहां पर कह रहा है कि ए बी कितना है, ए बी आपके पास 22 है, ए बी आपके पास कितना है 22 है, 32 ए बी कितना है 32 है और बी डी कितना है 18 है, ये आपके पास 18 है। तो आपसे बीसी की लंबाई पूछ रहा है, बीसी की लंबाई क्या बनेगी, ठीक है, बीसी की लंबाई क्या बनेगी आपसे पूछा। अब मेरे को बताइए ध्यान से देखना, आपको बीसी की लंबाई निकालनी है, अगर आपको निकालनी है बीसी की लंबाई तो यहां से बीडी बटे में आ गया, यानी कि बीसी बटे में बीडी, ठीक है, बीसी बटे बीडी आ गया, ठीक है ना। तो बीसी कितना है आपके पास, सर बीसी आपको निकालना है, बीडी कितना आ गया 18 और ये कितना बनेगा आपके पास 14, ठीक है। देखो देखो ये आपने बोला बीसी, अब देखो यहां पर अगर आप बीसी लेंगे, बीसी इधर अगर आपने लिया, देखो इधर आप क्या लेंगे बी ए बी, अगर इधर आपने ए बी लिया, ग्रीन कलर से लिखता हूं, अगर इधर आपने ए बी लिया तो यहां क्या लेंगे आप बीसी। अब देखो बीसी गुणा में बीसी, बीसी का स्क्वायर बराबर बीडी, बीडी कितना है 18 और एबी कितना है पूरा 32, क्या आपको समझ में आ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, बीसी का स्क्वायर बीडी कितना है 18, एबी कितना है 32, तो जो बीसी बनेगा वो अंडर रूट में 18 दूनी 36 बचेगा 3, 18 3 54 और 3 57 और 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। बोलो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बातें मत करो भाई आपस में, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। क्लियर है, अगला बताइए, ये बताइएगा, ये करा दिया था क्या क्वेश्चन मैंने, देखा देखा सा लग रहा है मुझे, बताइए जरा फटाफट से। एक ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू पॉइंट है एबी और एसी पे, और एपी कितना है 1, पीबी कितना है 3, ए क्यू कितना है 1.5 और सी क्यू कितना है 4.5। अगर एरिया एपी क्यू का 12 है तो इसका एरिया बताना नीचे वाले का। कराया था क्या मैंने ये, हाँ तुम लोग बहुत तेजी से आंसर दे रहे हो, इसका मतलब मैंने कराया था ये, ठीक है, इतनी जल्दी तो आंसर दे नहीं सकते तुम लोग। यहां पर आप देखेंगे सर जो रेशो एपी का पीबी के साथ है, क्या वो रेशो ए क्यू का क्यूसी के साथ है, तो यहां पर आपने देखा ये 1/3 है और ये 1.5 और 4.5 1/3, तो यानी कि दोनों रेशो अगर बराबर बराबर है तो आप ये बोल सकते हैं, अगर दोनों रेशो बराबर बराबर है तो आप ये बोल सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, और अगर पी क्यू पैरेलल है बीसी के तो जो ट्रायंगल ए पी क्यू है वो सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो जो उनका एरिया है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो एक है इस एक का स्क्वायर 12% कर रहा है, तो ये कितना है आपके पास, पूरी साइड कितनी बन रही है 4, ये पूरी साइड 4 है, ठीक है। तो अगर एक की वैल्यू 4 है तो 4 चौक 16, यानी पूरे ट्रायंगल एबीसी में जो पूरा ट्रायंगल एबीसी है उसकी साइड कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 गुणा में 12 कितना बनेगा, 16 दूनी 32 192। तो इस पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आ गया 192। तो अगर ये 192 है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया 192 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये 180 आएगा ना, ये 12 है तो 12 माइनस करके 180 बनेगा, तो राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि गलती से रिपीट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले नहीं समझ पाए होंगे या रिपीटेशन आप भी तो करोगे ना, किताबों से प्रैक्टिस करोगे तो रिपीटेशन क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, मैंने पहले करा दिया था, ये बताइए करो उसको फटाफट से, बोलो क्या इसका आंसर होगा। एक ट्रायंगल है जिसमें डी और ई एफ और एजी के मध्य बिंदु है और एफ और जी मिड पॉइंट है एबी और एसी के, डी की लंबाई आपको दी गई है 2.4, डी की लंबाई आपको दी गई है 2.4, तो आपको बीसी की लंबाई बतानी है, बताओ। देखो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर रहा है इसमें, अगर ये वाले पॉइंट इसके मिड पॉइंट है, अगर ये वाले पॉइंट इसके मिड पॉइंट है तो जो आपकी जीएफ की लंबाई होगी वो होगी 2.4 का डबल, यानी कितना 4.8, और अगर एफ और जी इसके मिड पॉइंट है तो जो बीसी की लंबाई होगी वो आपकी जीएफ की लंबाई का दुगना बनेगा, ठीक है। जैसे आपने बोला कि अगर ये 2.4 है तो ये कितना हो जाएगा 4.8, तो ये जीएफ की लंबाई का दुगना होगा, यानी कि 4.8 का दुगना, तो आंसर हो जाएगा 9.6, तो ये हो जाएगा 9.6, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हुआ है इसके अंदर, ओके क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इजी था लेकिन पेपर में आता है भाई कुमार जी। ठीक, अब यहां देखेंगे आप लोग, एक फिगर में ए बी आपको दिया गया है 8, एसी दिया गया है 17, ए बी कितना दिया गया है 8 दिया गया है, एसी कितना दिया गया है 17, तो आपको एडी की लंबाई बतानी है। क्या हो गया भाई, किसकी हेल्प करूं, प्लीज हेल्प मी सर, क्या हो गया, क्या बात होगी भाई, बताइए। अब सबसे पहले तो यहां पर आपको एक बात समझनी है
कि राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो जो बीसी की लंबाई है वो अंडर रूट में 17 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, जो कि आपको 15 मिलेगा। अब सिमिलरिटी का यूज करेंगे, यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सिमिलरिटी का। कॉपी पेन नीचे रख दो, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर गलत लगा रहे हैं। देखो, ठीक है, देखो, अगर मैंने आपको बोला कि सर यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दोनों में दो एंगल, एक एंगल 90 डिग्री हो गए। सिमिलर समझ नहीं आ रहा है सर? बेटा सिमिलर क्या होता है? जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही होगा। 180 डिग्री में अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा, सिमिलर बोलते हैं उसको। अब देखो सर, अगर इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसमें भी एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, ये एंगल ए क्या है? दोनों में कॉमन एंगल है। ये कौन सा एंगल है सर? ये कॉमन एंगल है। इसका मतलब दोस्तों जितना एंगल ये वाला है अल्फा, उतना ही एंगल ये वाला बनेगा अल्फा। क्या आपको समझ में आया? सिमिलरिटी का यूज तो करना पड़ेगा ना भाई। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में जितना एंगल ये बचा उतना एंगल ये वाला होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब सिमिलरिटी का यूज कर रहा हूं, इतने दिनों से सिमिलरिटी पढ़ा रहा हूं, समझ में क्यों नहीं आई भाई? अब देखो सर, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड कितनी है? 17। देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने 17 है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड कितनी है? 8। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड 17 है, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड कितनी है? 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अभी देखो सर, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने साइड कितनी है? 8। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने साइड कितनी है? 8। तो छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने साइड कितनी है? एडी। यही तो निकालना है, बोलो। ठीक है, अब देखो एडी की वैल्यू निकालनी है, तो 8 गुणा में 8 64, 64 बटे 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51 कितना बचेगा? 13। और पॉइंट लगा के जीरो बनाएंगे, 17 निम्न 17 गुणा में 7 119, तो ये आपका 3.76 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। ये पूछा है आपसे, बोलो क्लियर हो गया? बेटा देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये छोटे बच्चों की तरह काम मत करो। मैं आपको देखो, ये 17 बटे 8, 8 बटे, इसको ऐसे समझो कैसे कि सर ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, अगर तुम ये चाहते हो मैं ऐसे लिख के दिखाऊं पेपर में और फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। ए बी सी और यहाँ ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल बी पर 90 डिग्री रहा, एंगल डी पर 90 डिग्री रहा, सी एंगल इस एंगल के बराबर। अब मैंने क्या कहा ध्यान से देख लो, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे लिखा, तो भाई ये क्या लिखा हुआ है? एसी। अगर मैंने यहाँ लिखा एसी तो इसके नीचे मैं लिखूंगा एबी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा सर एबी, तो यहाँ लिखा मैंने एडी। ये लो, अब ठीक है, अब तुम्हारे दिल को तसल्ली आ रही होगी, लेकिन पेपर में सीधा लगाइए वैल्यू को, ये मैं बार बार समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अगला बताइए। और जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसको मेरी सारी चीज समझ में आ रही होंगी, और जो पढ़ के नहीं आ रहा है उसे खुद पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। चलो अब ये बताइए, ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी है जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। अगर पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया 150 है और आपको एडी की भुजा 2 रेशो और डीबी की भुजा 3 रेशो में है, तो मैंने आपको भी बताया कि जब दो त्रिभुज, देखो जब भी आपको ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, तो जो त्रिभुज एडीई है वो सिमिलर होता है ट्रायंगल एबीसी के। अब आपने बोला कि सर अगर ये 2 है, ये 3 है, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? 5। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो जो उनका क्षेत्रफल होता है वो उनकी क्रमागत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी भुजा कितनी है? 5, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दिया गया? 150, तो ये बनेगा 25, यानी 25 की वैल्यू क्वेश्चन में 150 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 6। अगर 1 की वैल्यू 6 आ गई तो इसकी भुजा कितनी है? 2, तो इसका एरिया कितना होगा? स्क्वायर, यानी कि 4। तो अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी बनेगी? 24। ए ऑप्शन। ठीक है, ये लिख लेना इसमें यहाँ पर कि ट्रायंगल एबीसी में क्षेत्रफल 150 है, और यहाँ लिख लेना त्रिभुज एबीसी में डी डीई बीसी के समांतर है। ठीक है, डीई बीसी के समांतर है। नहीं बेटा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन सही है, मिसप्रिंट हो रखा है हिंदी वाला पार्ट, उसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अच्छा इसको बोला एरिया ऑफ डीबीई 150। ठीक है, ये होगा आपका एडीई होगा ना, एडीई ए होगा, ए, इसको एडीई कर लो, एडीई। ठीक है, ए डी, ये लो। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? एक बार दो सभी लोग। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बोलो भाई, फटाफट से बोलो। जल्दी से बताइए। सही है, ठीक है, मैं इसमें एक चीज देख लेता हूं एक बार।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। एक ट्रायंगल एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में एडी इसकी माध्यिका है, एडी इज अ मीडियन, एडी इज अ मीडियन, और ट्रायंगल एबीसी का एरिया 120 है, तो एबीडी का एरिया बताइए। ये तो कर सकते हो आराम से। हाँ भाई, देखो तो आपको पता है कि सर ये जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। तो अगर पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया, अगर पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया 120 है, तो आधे ट्रायंगल का एरिया 60-60 हो जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देखो, अभी के लिए ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस मैं रोक रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो अगला पार्ट आप लोगों का है वो सर्कल का पार्ट है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सर्कल पे कराऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास चल रही है बेटा, शाम को पढ़ा रहा हूं मैं 9 बजे, रात को 9 बजे प्रैक्टिस क्लास रेगुलर चलती है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ क्वेश्चन हमारे जो ऐसे हैं, ठीक है, जो बेसिकली आप लोगों के सर्कल जब तक मैं कराऊंगा तब तक वो आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे। तो अभी मैं आपको सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, और जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसको अपनी कॉपी में आप लोग साथ साथ नोट भी कर लेना, या फिर क्लास के बाद नोट्स बना लेना, ठीक है। देखो सर्कल क्या होता है, सबसे पहले आप समझेंगे सर्कल क्या होता है। सर देखो, किसी भी सर्कल के अंदर आपको समझना है कि सर्कल जो होता है वो, उसका एक सेंटर होता है, केंद्र, और केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन होती है एबी, या मान लो कोई लाइन अगर केंद्र से गुजर रही है, तो जो एबी है और जो सीडी है, इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर बोलते हैं, है ना। और यहां से अगर मान लीजिए हमने बोला कि एक लाइन ऐसी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का टच तो कर रही है, लेकिन वो केंद्र से पास नहीं हो रही, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड, यानी कि जीवा। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जीवा बोलते हैं। और किसी भी सर्कल के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है जी? कॉर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई सर्कल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को टच कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर मैं सबसे बड़ी कॉर्ड की बात करूं तो सबसे बड़ी कॉर्ड आपकी क्या होती है? डायमीटर होती है, यानी कि व्यास होती है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो हमेशा डायमीटर होती है, यानी कि व्यास होती है सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो क्या बेसिक। अब किसी भी सर्कल के अंदर अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस की तरह काम करता है, यानी कि जो डायमीटर होगा वो हमेशा 2r के बराबर होगा, यानी कि जो व्यास है वो आपके 2r के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब देखो यहां पर इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करके इसको कन्वर्जन करके आपको बताऊंगा क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं किसी भी सर्कल में अगर आपके पास एक जीवा है, AB क्या है? एक जीवा है। मैंने बोला कि AB एक जीवा है, यानी कि कॉर्ड है, यानी कि जीवा है। और अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं, क्या डाला मैंने? परपेंडिकुलर डाला, यानी कि OM लंब है AB पर, तो हमेशा ध्यान रखना कि AM बराबर में MB होता है, यानी कि अगर कोई वृत्त के केंद्र से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको हमेशा इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए लिखा हुआ है AM बराबर MB, ठीक है। बात क्लियर होगी? हाँ, तो यहां पर लिखा हुआ है OM परपेंडिकुलर टू EB, यानी कि OM जो है वो लंब है, वो लंब है AB पर, तो AM बराबर में MB के हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट समझ में आया प्रॉपर्टी में कि अगर किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से उसकी जीवा पर लंब डालेंगे तो उसको बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, एंगल रिलेटेड सर्कल, यानी कि ये तो देखो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ये ट्रायंगल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर पे बना एंगल है वो इस एंगल का हमेशा डबल होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल हमेशा 2 थीटा होगा, है ना। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर आपको एक बात तो समझनी है कि अगर ये नीचे वाले एंगल की बात करें अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये बाहर वाला एंगल 2 अल्फा होता है, ये बाहर वाले एंगल के साथ डबल एंगल बनाता है हमेशा, ठीक है। जैसे ये तो आपको पता है कि अगर ये अंदर वाला एंगल थीटा है तो ये अंदर वाला एंगल 2 थीटा बनेगा, और इसी तरीके से अगर नीचे एंगल अल्फा है तो ये एंगल हमेशा 2 अल्फा होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखनी है ना, आपने 9th में पढ़ी हो, 10th में पढ़ी हो, इसका तो आगे क्या ही हम बोलेंगे आगे चीजों को। अब ये कहता है कि एंगल फ्रॉम द सेम आर्क, यानी कि मैं आपको लिख देता हूं इस चीज को कि कॉर्ड मेक इक्वल एंगल ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। हिंदी में बोले तो जीवा केंद्र के एक ओर बराबर कोण बनाती है। अब यहां पर मैंने बोला कि अगर इफ AB इज अ कॉर्ड, यानी कि AB एक जीवा है। देखो अगर मैंने बोला ये AB एक जीवा है, अगर ये जीवा है तो जीवा केंद्र के एक ओर जितने भी कोण बनाएगी, चाहे ये C है, चाहे ये D है, ये E है, ये जितने भी कोण होंगे सब आपस में बराबर बराबर होते हैं। लिखा हुआ है इंग्लिश में, कॉर्ड मेक इक्वल एंगल ऑन द सेम सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर के सेम डायरेक्शन में एक जीवा हमेशा बराबर बराबर एंगल बनाएगी, चाहे वो ऊपर हो या यहां से। अगर मैंने बोला कि ये जीवा है तो ये जीवा जितने भी एंगल नीचे बनाएगी ये सारे एंगल आपके बराबर बराबर होंगे, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। समझ में आई बात सभी को? तो जो जीवा होती है वो केंद्र के एक ही ओर हमेशा बराबर एंगल बनाती है, ठीक है दोस्तों। क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? अब अगर मान लो ये जीवा है, लेकिन आपको एक बात और पता है कि सर अगर यहां पर मैंने बोला कि ये जो जीवा है ये केंद्र से पास हो रही है, मतलब अगर इफ AB इज डायमीटर
यानी कि ए बी व्यास है। तो जो व्यास होता है वो हमेशा सर्कल की आर्क पर 90 डिग्री बनाता है हमेशा। अगर ये व्यास है तो 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन अगर ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड है मतलब जीवा है, तो बराबर बराबर कोण बनाएगी। जितने भी कोण बनाएगी वो सारे कोण आपके बराबर बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? सभी को थंब इंप्रेशन दो सभी लोग। सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन देंगे, फटाफट से बोलो क्या हो गया, जल्दी से बोलो। ठीक है भाई। तो अगर डायमीटर है यानी कि व्यास है तो 90 डिग्री बनेगा, और अगर जीवा है तो बराबर बराबर रहेगा। ठीक है जी। देखो जब तक मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने ट्रायंगल में आपको पढ़ाया था उसी तरीके से काम कर रहा हूं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। इसके बाद सर अगला आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों पॉइंट सर्कल को टच करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों बिंदु सर्कल को टच करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि अगर मैं डायग्राम आपके बना के दिखाऊं, तो अगर मैंने बोला सर ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये वाला बिंदु सर्कल को टच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई सर्कल को टच करेगा, चारों पॉइंट चतुर्भुज अगर सर्कल को टच करेगा, तो वो चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल ए और एंगल सी का सम हमेशा 180 होता है, और एंगल बी प्लस एंगल डी का सम भी हमेशा 180 होता है। ये लिखा होगा, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है। आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। इंग्लिश में बोले तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसके बाद दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको AST भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है, एक होती है आपकी स्पर्श रेखा, एक होती है आपकी स्पर्श रेखा, जिसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट बोलते हैं इसको। अगर किसी वृत्त में अगर ये AB टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट है ये इसके साथ जो कोण बनाते हैं, जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये बनेगा, या आप ये बोल सकते हैं जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये बनेगा। ठीक है। तो ये टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा आप लोगों को ये। अगर आप ऐसे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये एक ऐसा इस तरीके से ABC है और ये टेंजेंट है PQ। तो भाई आप ये बोलेंगे सर जितना एंगल ये अल्फा है उतना ही एंगल ये अल्फा होगा, और जितना एंगल ये वाला है बीटा उतना ही एंगल ये बीटा होता है। इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? समझ में आई बात? तो आपने बोला जी सर बात समझ में आ गई है। ठीक है भाई। देखो अभी मैं आप लोगों को ना वो चीजें करा रहा हूं जो आपको सीधा सीधा पेपर में लगानी है। ठीक है। अब देखिए सर, यहां पर आपने बोला ABCD, एक चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। सीधा क्वेश्चन आएगा, इसको देखो पेपर में वैसे बोलते हैं पिटियोट थ्योरम, लेकिन पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको पिटियोट थ्योरम। ये आपको डायग्राम से समझना पड़ेगा कि किसी चतुर्भुज के अंदर अगर सर्कल है, किसी चतुर्भुज के अंदर अगर सर्कल है तो इसको पिटियोट थ्योरम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है AB प्लस में CD बराबर BC प्लस में DC होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर सर्कल है तो आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में बराबर बराबर होता है। इसमें आपको 4 वैल्यू है, 3 वैल्यू दी होंगी, 1 वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है। ऐसा ये डायग्राम है, ऐसा ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आपको देखो एक ट्रायंगल है, ABC ये ट्रायंगल है, और अगर मैं इस ABC को भुजा को बढ़ाता हूं और बाहर एक सर्कल है ऐसे करके, तो इसमें कह रहा है कि जो AQ की लंबाई है, देखो AQ बोलो या AP बोलो, एक ही बात है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि एक बिंदु से जो सर्कल पर टेंजेंट आती है, जो स्पर्श रेखा आती है, उनकी लंबाई बराबर बराबर होती है। तो आप AQ बोलो या AP बोलो, ये बराबर होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब परिमाप। परिमाप किस ट्रायंगल का? ABC ट्रायंगल का। यानी कि आप AQ बोलो या AP बोलो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, इनको कॉपी में नोट करके रखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। सीधा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ठाते आंसर निकालना 10-15 सेकंड में। PDF कैसे मिलेगी यार? बेटा PDF तुम पढ़ नहीं देते से, आपके नोट सेक्शन के अंदर PDF आ जाती है क्लास के बाद। ठीक है। तो यहां पर आपने देखा ये 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलो अब सर यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक नॉलेज दे देता हूं, बाकी तो वैसे मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह भी। बेटा पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, मतलब उसकी पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको। अब क्लास में नोट्स बना ले तो अच्छी बात है, क्लास के बाद भी बनाना है। अब देखो जैसे मान लो ये क्या है, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को काट रही है तो उसको बोलते हैं सीकेंट लाइन, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिछेदक, प्रतिछेदक रेखा। और अगर ये है टेंजेंट, ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है। तो जो सर्कल को टच करती हुई लाइन जाती है ना, उसको बोलते हैं टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, और जो सर्कल को काटती हुई जाती है उसको बोलते हैं प्रतिछेदक रेखा। तो आज की क्लास के अंदर मैं अभी आपको इतना ही करा रहा हूं, कल मैं आपको टेंजेंट और सीकेंट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, और कल फिर हम सर्कल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आज की क्लास सभी को समझ में आई अच्छे से? हाँ जी बताओ। ठीक है, तो आज मैंने आपको सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं और ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस कवर कराए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्रायंगल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने की है, बाकी की प्रॉपर्टीज मैं आपको कल की क्लास में कवर कराऊंगा। तो इनको कॉपी में नोट कर लेना जिन्होंने नोट नहीं किया है। कल की क्लास के अंदर इसमें कुछ बेहतरीन और कुछ शानदार क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखो ज्योमेट्री इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा हैवी टॉपिक है, ठीक है, और इसको समझने में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है।
ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो बताना, बाकी जिन बच्चों को और भी पढ़ना है तो रात को 9 बजे जो क्लास हमारी चलती है उस पर भी आप लोग बिल्कुल आके अपनी